सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के पाठ 2 तलाश को करेंगे। इस तलाश पाठ में अनेक भाग होने के कारण हमने पिछली कक्षा में सबसे पहला भाग किया था भारत के अतीत की झांकी। आज हम दूसरे भाग को करेंगे जिसका नाम है भारत की शक्ति और सीमा। हमने पिछली कक्षा में जो किया था भारत के अतीत की झांकी, इसमें थोड़ा थोड़ा वर्णन हमने सभी चीजों का देखा था। सिंधु घाटी की सभ्यता का, यात्रियों का, गंगा आदि नदियों का वर्णन देखा था, महात्मा बुद्ध का और शिलालेखों का भी वर्णन हमने उसमें थोड़ा थोड़ा जाना था। आज हम उसको आगे देखते हैं जो भारत की शक्ति और सीमा के बारे में वर्णन होगा। तो आइए देखें इसमें नेहरू जी का क्या मानना था। अध्ययन करते हैं। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। कहते हैं कि भारत की जो शक्ति है, उनका जो प्राप्य स्थान है गिरावट की ओर जो जाता रहा, जो पतन की ओर जाता रहा, उनका कारण उनकी लंबी खोज और उलझी हुई है। पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीकी की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। कहते हैं कि जो भारत था वो उनके पास तकनीकी प्राप्त नहीं थी, उन्होंने तकनीकी अर्थात टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया, इस वजह से वो पीछे रह गया। और जो यूरोप था उसने तमाम शक्तियों को, तमाम टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू किया, उसमें अपने मानसिक शक्तियों को लगाना शुरू किया, जिससे वो उससे भारत से आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी और हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। जो टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनाई उसके पीछे क्या था? विज्ञान की चेतना थी और हौसलामंद, हिम्मत बढ़ाने वाली जो उनकी सोचने की शक्ति थी। नई तकनीकियों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया। इसी तकनीकी ने, जो नई तकनीकी उन्होंने अपनाई, टेक्नोलॉजी जो उन्होंने अपनाई, उस टेक्नोलॉजी से पश्चिमी यूरोप के देशों ने सैनिक बल प्राप्त किया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर अधिकार करना आसान हो गया। जब उन्होंने सैनिक बल को प्राप्त किया, उससे क्या है, पूरब पर उनका अधिकार होना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी थी। केवल भारत के लिए ही उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति को पूरे एशिया के लिए अपनाया। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, बहुत कठिन है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। पहले तो उनके भी मानसिक संतुलन में, मानसिक सोच में कोई गिरावट, कोई भी उनकी कमी नहीं थी, परंतु धीरे धीरे सदियों, 100 वर्षों के बाद भी गिरावट का आभास, गिरावट महसूस होने लगी। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। जीवन की जो लालसा थी, जो जीने की जो इच्छा थी उन लोगों में, और जो परिश्रम था उसमें धीरे धीरे कमी आती चली गई। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। कहते हैं कि जो ये क्षीण हुई है, जो कमजोर होती है, जो रचनात्मक प्रवृत्ति है, आगे बढ़ने की जो उनकी सोच थी, वो एक नकल का रूप लेती है, जिसके कारण
भारत धीरे धीरे पतन की ओर जाता रहा। जहां कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया। जो लोगों में इस चीज की नकल की प्रवृत्ति आती रही, उससे धीरे धीरे विरोध उत्पन्न होते रहे और जो शब्दाडंबर था, जो दिखावा था, वो सामने आता रहा, जिसके कारण भारत पतन की ओर जाता रहा। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पिचकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशियां लेने लगी। पहले क्या था, भव्य कला होते थे, बहुत बड़े बड़े भवन होते थे कलाकारी से, और बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण होता था। परंतु धीरे धीरे अब छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण होने लगा। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और झलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था। कि प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध संपन्न भाषा की जगह पहले भारत में ये सब चीजें बहुत सरल होती थी। शब्दों का प्रयोग, शब्द भंडार सरल होता था, सजीव होता था और संपन्न भाषा का प्रयोग होता था। अब उसकी जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले लिया है। अब अलंकृत में सजी हुई, दिखावा जो है उसका ज्यादा और कठिन साहित्य शैली का प्रयोग होने लगा। साहसिक कार्यों की लालसा और झलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में जो साहसिक जो कार्य करने की जो इच्छा थी, लालसा थी, और जो उनकी उस जिंदगी में जो झलक रहा था, जिसके कारण दूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली ये सब अब खत्म, कमजोर होती चली गई और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। अब उनके स्थान पर महासागरों को पार करने पर पाबंदी लगाने वाले संकीर्ण छोटी सोच और छोटी और रूढ़िवादिता अर्थात पुरानी सोच ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई। जो जांच पड़ताल करने का जो तरीका था, जो शक्ति थी, विवेकता थी उनके अंदर, उस चेतना, उस जिज्ञासा अब खत्म होती दिखाई दी और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली और अब अंधविश्वास बढ़ता चला गया। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। अब जो ये कठिन, जो भूतकाल का जो समय था, वो एक कठिन भार के रूप में कुचल कर रख दिया गया और एक मूर्छा से ग्रस्त हो गया ये भारत। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। जो मानसिक उनकी सोच थी, वो मूर्खता और शारीरिक थकावट, जो वो थक जाते थे, उसके कारण इस हालात से भारत गिरावट की ओर चलने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ने लगे। इस तरह धीरे धीरे भारत जड़, मूर्खता की ओर अग्रसर हुआ, जबकि जो दूसरे विश्व के, संसार के जो दूसरे देश थे, वो आगे बढ़ने की ओर चल दिए। जो उनका प्रगति के पथ पर आगे की ओर बढ़ते चले गए। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है, परंतु यह जो स्थिति है उसके लिए ये पूरा और सही रूप से सर्वेक्षण नहीं है, जांच पड़ताल नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता
तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता। यदि जड़ता मीन्स मूर्खता और गतिहीनता और आगे बढ़ने की और अग्रसर होने की रुकावट एक रस और लंबा दौर रहा होता, तो उसका नाता अपने पुराने समय से, जो हमारी परंपरा जो चली आ रही है, उससे वो अलग हो जाता, टूट जाता। इस युग का अंत हो जाता और उसके ध्वंसावशेषों पर जो टूटी फूटी बची हुई जो वस्तुएं हैं, उन पर किसी नई चीज का निर्माण नहीं होता। क्या है कि जब ये सब चीजें चल रही थी और जो मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति थे, वो उन पर जो अभी जर्जर अवस्था में नहीं था, उस पर धीरे धीरे उन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। इस तरह का कर्म भंग नहीं हुआ, इस तरह का कर्म नहीं हटा और भारत में भी निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे और समय समय पर नए विचार और विकास को अपनाने का कार्य बढ़ता रहा। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया, उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अब नए को समझने के लिए और जो पुराना है, जो हमारी जो परंपरा पुरानी चली आ रही है, उसको साथ लेकर चलने के लिए अब तालमेल बनाया जाना बहुत जरूरी था और उस तालमेल को बनाए रखने की कोशिश की गई। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा। अब जो पुराना था उसका जो बाहरी रूप था वो एक प्रतीक के रूप में कि ये परंपरा चली आ रही है, वो बना रहा, वो साफ दिखाई देता रहा और उसकी अंतर वस्तु बदल गई और अंदर का जो रूप था वो धीरे धीरे बदलने लगा। जो लोगों में जागरूकता आई वो धीरे धीरे अंदर से बदलने लगी। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। कि जो उन्होंने बाहरी ढांचे को बनाए रखा पुरातन काल से और अंदर से उसको एक नया रूप देना शुरू किया, उस सामंजस्य को स्थापित रखने की जो इच्छा थी उनमें बराबर बनी रही, लगातार बनी रही और इसी इच्छा से ने उन्हें गति दी, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ अपने जो उनके विचार थे उनको भी अपना लेने की उनको सामर्थ्य शक्ति दी। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पाठ 2 तलाश का दूसरा भाग था, भारत की शक्ति और सीमा। भारत ने किस प्रकार उस शक्ति को बनाए रखा हमने देखा। तो इसके बाद हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे पाठ 2 तलाश के नए भाग के साथ, जो होगा भारत की तलाश। तब तक आप इसे पढ़िए। धन्यवाद।